जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से इसी चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग पर सेकंड पेपर यूपीएससी का। इसके ऊपर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और किसी अन्य चैनल को इसको अपलोड करने का अधिकार नहीं है। मैं स्वयं आईएएस रैंक से अवकाश प्राप्त हूँ, रिटायर्ड हूँ और बाकी सब परिचय नीचे लिखा हुआ पढ़ लीजिए और जो इसमें लिंक दिए हैं उन लिंकों पर वीडियोज भी देख लीजिए, आप ही के काम के हैं। तो इसलिए ऑथेंटिक है जो मैं बता रहा हूँ। मैंने अपने सामने एक बुक खोली हुई है। बुक खोलने का मतलब मेरे लिए होता है कि स्कैंड कॉपी मेरे सामने होती है। मार्केट में एक बुक, तमाम सारी बुक्स हैं, उनमें से एक बुक है ये। देखिए, मुख्य बात यह है कि निर्णय पर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें प्रशासनिक बुद्धि का परीक्षण होता है। इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर ऑफिसर लाइक क्वालिटी। जो कभी ऑफिसर नहीं रहा है, कभी पास भी नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग लिख रहे हैं किताबें, तो उनके उत्तर पढ़ के आप भ्रमित हो जाते हैं। मेरे क्लास में ये रिकॉर्ड है कि आज तक स्टूडेंट्स ने वही क्वेश्चंस फ्लैग लगा के दिए हैं मुझे कि सर इस बुक से मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आए। ये वही क्वेश्चन दिए हैं जिनमें आंसर गलत होता है। यानी उन लोगों को खुद नहीं पता होता कि ये प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहे हैं तो उनको नहीं पता होता कि प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, मोडस ऑपरेंडाई क्या होता है, काम करने का तरीका क्या है, उनको नहीं पता होता। मजबूरी है, बिजनेस हर कोई कर रहा है, आपको चूंकि पता नहीं है। आपके सामने समस्या भी है, कोई आईएएस जब लिख नहीं रहा किताब तो क्या होगा। एक ने लिखी भी, उन्होंने अपने शिष्यों के हाथ में सौंप दिया, वो किताब चौपट हो चुकी है, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं रहा, बहुत गलत आंसर। अभी मैंने डिस्कस किए, उस बुक के अंदर इतने गलत आंसर्स हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आईएएस हैं रिटायर्ड, उन्होंने वो बुक, पहला एडिशन बहुत अच्छा था, लाजवाब था। वो बढ़ते बढ़ते इतने मोटाई हो गई उसकी, उसके अंदर पता नहीं किस किस ने क्या क्या क्वेश्चन भर दिए हैं और वो प्रश्न ठीक नहीं है, उत्तर ठीक नहीं है, उनके प्रश्न भी ठीक नहीं कहिएगा। एनीवे, पिछले 3 साल से डिसीजन मेकिंग पर कोई क्वेश्चन नहीं आया। इससे ये मत सोचिए कि आएगा नहीं, ना आए, दोनों बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तैयारी करनी है। रीजन ये, मान लो कभी संविधान पर कोई क्वेश्चन नहीं आते, 2 क्वेश्चन आए, कभी संविधान में 20 क्वेश्चन आ गए, तो इसी तरह यहाँ भी है सेकेंड पेपर में भी कि किससे कितना आता है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। मैं 2 प्रश्न आपको बता रहा हूँ और ये 2 प्रश्न के अलग अलग तरह के आंसर इन्होंने दिए हुए हैं उस बुक में, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। लिखा हुआ है कि आपकी नियुक्ति एक जिलाधिकारी के रूप में हुई है और ऐसे एरिया में हुई जहां पर नक्सलवादी लोग फैले हुए हैं, वो आपका अपहरण करने की धमकी देते हैं या विस्फोट करने की धमकी देते हैं। तो आंसर जो दिया, बाकी ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे, आंसर जो दिया है वो ये दिया है कि अपहरण करने का कारण जानेंगे और उसका समाधान हेतु गंभीर प्रयास करेंगे। इस आंसर को उन्होंने सही बताया। ओके, मैं सही गलत बाद में बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, आपकी नियुक्ति एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर होती है और आप ये पाते हैं कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे। इसमें करेक्ट आंसर दिया है, अचानक निरीक्षण करेंगे और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बड़ी अजीब बात, सिचुएशन सेम है, आपका डिसीजन अलग अलग है। वो नक्सलवादी हैं तो उनके लिए सब कुछ करने के लिए आप तैयार हैं, उनका कारण भी जानेंगे आप, क्योंकि आपका अपहरण हो रहा है खुद का, तो उनका आप कारण भी जानेंगे, उनकी सारी सुविधाएं भी देंगे, अपहरण करने का कारण जानेंगे, उसके समाधान के लिए गंभीर प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नक्सलवादी है, क्योंकि वो आतंकवादी है, क्योंकि वो हमला करने को तैयार है, वो आपको लूट लेंगे, आपका अपहरण कर लेंगे। लेकिन ये बेचारे शिक्षक हैं, अगर ये बेचारे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, होते नहीं इतने ज्यादा बेचारे, बहुत सारे, कि अगर ये पाए कि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा, तो आप एक बार ये तो देखिए, यही आंसर यहाँ भी अप्लाई करिए। ये देखिए क्यों नहीं चल रहा है। क्या आपको पता है कि शिक्षकों से क्या क्या काम करवाए जाते हैं। मिड डे मील तो उनसे बनवाया जाए, खाना बना रहे हैं भगोने में, जो है चावल चला रहे हैं बैठ के शिक्षकों से जनगणना करवाई जा रही है, शिक्षकों से मतगणना करवाई जा रही है, शिक्षकों से जो है बोर्ड इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जा रही है, शिक्षकों से पोलियो पिलवाया जा रहा है। सारे काम तो उन्हीं से करवाए जा रहे हैं। शिक्षा करने कौन देता है? शिक्षा देने देता है कोई उन्हें? शिक्षकों के लिए तो आप सीधा ये आंसर देंगे कि नहीं, निरीक्षण करेंगे और उनको तोप चला देंगे, उनको ऊपर तोप के मुंह से बांध के उड़ा देंगे। मतलब तो यही हुआ ना, दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, पहले कारण तो जानो, पहले रीजन जानिए कि आखिरकार रीजन क्या है। शिक्षण ठीक से नहीं चल रहा है, बिल्डिंग ठीक है कि नहीं, बिजली ठीक से आती है कि नहीं, पेयजल वहां पर है कि नहीं, पहले जानिए। अगर वो फिर भी मक्कारी कर रहे हैं, टांग दो, जो मर्जी आए करो। दैट इज रॉन्ग आंसर। एक आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी इस तरह के कार्य नहीं करता। पहले जान करता क्या है वो एक अलग इशू है, वो तो बात की बात। जब आपका सिलेक्शन हो जाए मुझसे पूछ लीजिए क्या करता है, तब मैं बता दूंगा। लेकिन अभी तो ये थ्योरेटिकल बातें हैं, तो थ्योरेटिकल बातें तो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो पहले हम कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये तो प्रैक्टिकल आंसर इन्होंने दे दिया, हर कोई यही करेगा, जाएगा देखेगा अच्छा शिकायत हो रही है, लोग तो छापेमारी करो, पकड़ो इनको, ये करो, सब दुरुस्त होकर बैठ जाएंगे।
लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। एमपी फॉलेट का जो कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल है उसमें ये तो पहला मेथड है, दबाव डाल के कोऑर्डिनेशन करना, दिस इज नॉट ए प्रॉपर मेथड। तो ये इन बुक्स में एक्चुअली गड़बड़ी होती है, इनको प्रशासनिक अनुभव नहीं होता लेखकों को, तो इनको पता नहीं होता कि हमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। अब आप एक सरकारी ये है, आपके जनपद में खबरें आती हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के समय नकल माफिया छात्रों की नकल करवाते हैं, वो विद्यालय में कई तरह की अनियमितताओं से लिप्त हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के इस पद पर कार्य करते हुए यदि इस समस्या के समाधान का दायित्व तो आप पर सौंपा जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आंसर दिया है व्यक्तिगत स्तर पर जांच करके नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वैसे और ऑप्शन है विद्यालय प्रधानाचार्यों को चेतावनी देंगे। एक्चुअली लोग यही करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। छात्रों को जागरूक करेंगे कि वे मेहनत करें, बड़ा कठिन काम है। अभिभावकों से बातचीत करेंगे, किससे बात करने आप जाएंगे, कहाँ आपको अभिभावक मिलेंगे, और व्यक्तिगत स्तर पर जांच करके नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, देखो ऑप्शन जिसने दिया है अपने मन से ही तो बनाया है। एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, वो बहुत ही योग्य प्रशासनिक अधिकारी तैयार करते हैं उन चीज़ों को। उन्हें पता होता है कि हम ऑप्शन क्या दें और करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर नकल माफिया है तो माफिया कड़ी कार्रवाई से ही काबू में आएगा, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, हमें जागरूकता भी करनी पड़ेगी, हमें अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी, बच्चों से हमें मुखातिब भी होना पड़ेगा। अगर हमें ये पता है कि यहाँ नकल माफिया है तो पहले हमें बच्चों से भी मुखातिब होना पड़ेगा। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन कुछ स्कूलों में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानाचार्यों से कि बच्चों को बुलाएं, उनको मुझे एड्रेस करना है। बच्चों को ये बताना है कि नकल करके प्राप्त की गई डिग्री का आगे चल के कोई महत्व नहीं है, आपको बड़ी नौकरी करनी है तो उनमें नकल नहीं होती। आईएएस पीसीएस में आप लोगों में भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर किसी गलतफहमियों की चिट चलती है वहाँ, तो नहीं चलती है। आप चला भी नहीं सकते, आपको किताब दे दिया जाए तब भी आप पास नहीं होगे अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। रीजन ये आप आंसर ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसलिए ये अधूरे ऑप्शंस हैं, एक्चुअली ऑप्शन पूरे नहीं है, अधूरे ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा, मैं आपको सीधे क्वेश्चन बता के मैं अपना आंसर बता रहा हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपकी हैसियत बता दी कि यहाँ पर कि आप डॉक्टर हैं, पर्यटक स्थल घूमने गए, देखते हैं कि आपकी ट्रेन के एक यात्री की तबीयत अचानक खराब है जो कि आपकी ट्रेन में सफर कर रहा है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? भाई व्यवहार क्या करेंगे, सीधी बात है, आप एक चिकित्सक हैं तो जांच करेंगे और उसके बाद जो है रेलवे को सूचित करेंगे। नेचुरली यही होना चाहिए। ठीक है, आप अपने पास रखी दवाओं में से उससे देंगे, उससे फीस लेंगे। यहाँ पर अगर फीस नहीं लेंगे तो बेटर ऑप्शन होगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, आप उससे दवाई देने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। अब यहीं पे मैं एक और सिचुएशन आपको बता दे रहा हूँ कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कुछ भी हैं XYZ, लेकिन आपको पता है कि जो बीमारी है सामने वाले मरीज को हुई है उसका इलाज आपके पास है। ऐसे में दवाई देने से आप पहले परहेज करेंगे। यू आर नॉट ऑथराइज टू गिव मेडिसिन, क्योंकि अगर उस मेडिसिन का उसको रिएक्शन हो गया तो आप जेल जाएंगे। इसलिए आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और फर्स्ट एड देंगे उसे। यहाँ पर ऑप्शन ये होगा, फर्स्ट एड देंगे अगर आप डॉक्टर नहीं हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, आप ऑथराइज हैं, दवा दे दीजिए, फीस मत लीजिए उससे, ये मानवता का तकाजा है, उस समय फीस मत लीजिए। लेकिन अगर वो लोग इंसिस्ट करते हो, कहते हैं कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं आपको फीस देना चाहता हूं, तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इट इज योर प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में कोई बुराई नहीं। आपकी नियुक्ति एक वरिष्ठ बिजली अधिकारी के रूप में हुई है, बिजली विभाग को घाटे से उबारने के लिए किस बात को प्राथमिकता देंगे? आंसर मैं नहीं देख रहा, मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि अगर मेरा अपॉइंटमेंट अगर प्रदेश स्तर के, जैसे कि मान लो कि चेयरमैन पावर कॉर्पोरेशन के तौर पे हुआ है और बिजली का घाटा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि लाइन लॉस कितना हो रहा है, बिजली की जो पारेषण से हानि होती है बिजली की, लाइन लॉस कितना हो रहा है। इसके अलावा मुझे ये देखना पड़ेगा कि किन बातों से घाटा हो रहा है। बिजली के बिलों में हेराफेरी तो नहीं हो रही है, मीटर आगे पीछे तो नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में सडन रेड करना जरूरी है, छापा दल जो है वो जरूरी है, यानी जो प्रवर्तन दल है उसकी कार्रवाई जरूरी है ना, ये आवश्यक है। सब्सिडी वाला ऑप्शन नहीं होगा कि अगर ये कहा जाए कि नहीं सब सरकार से और सब्सिडी मांगेंगे। दूसरी बात, जो बिल वसूल नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं? आफ्टर ऑल बहुत सारे बिल ऐसे हो सकते हैं कि जो वसूल ना हो रहे हों, तो उनका रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वसूल क्यों नहीं हो रहे, रीजन क्या है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बुक मेरे सामने है, उस बुक में तमाम एग्जाम्पल तो आप एक प्रधानाचार्य हैं, आप एक प्रधानाचार्य करके हैं। मुझे तो लगता है किसी प्रधानाचार्य ने ही लिखी होगी शायद। भाई प्रधानाचार्यों के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यही कह रहा हूं
कि प्रधानाचार्य ने लिखी है तो प्रधानाचार्य वाली बातें लिखी हैं। एक आईएएस अधिकारी वाली बातें उनको नहीं पता कि क्या होती हैं, वो नहीं पता। ये कोई इसमें कमी नहीं है, कोई हीनता नहीं है। प्रधानाचार्यों की कृपा से ही आईएएस बनते हैं, उनके पढ़ाने से ही आईएएस बनते हैं। लेकिन फिर भी प्रधानाचार्य को आईएएस की नौकरी के बारे में नहीं पता है। उसको ये नहीं पता होता कि आईएएस आखिर निर्णय लेता कैसे, इसलिए तमाम गलतियां निर्णय में हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने एग्जाम्पल प्रधानाचार्य के रूप में दिए हुए एग्जाम में नहीं आते। कभी कोई इधर उधर हटके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए 2011 से लेकर अब तक के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जीएस का 4th पेपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे तमाम आप जो बुक होती है उस बुक में, उन बुक्स में, रादर एक बुक नहीं बहुत सारी बुक्स में 2nd पेपर की जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वो सरकारी अधिकारियों के बहुत कम होते हैं। रीजन ये कि उनको अनुभव नहीं होता कि सरकारी अधिकारी इसमें क्या करते हैं। मैं आपको अपना एक केस बता रहा हूँ कि एक गांव में बिजली का वसूल नहीं हो रहा था, बिजली का पेमेंट वसूल नहीं हो रहा था। उस गांव में लोगों ने नाकेबंदी कर रखी थी, बिजली अफसरों को घुसने नहीं देते थे। अब मुझे क्या करना बिजली अफसरों से, मैं तो सेल्स टैक्स में था, तो मुझे कुछ वसूली करनी थी अपनी। उस गांव के भट्टे वाले थे कुछ लोग, तो मैंने जब जीप उठाई और मैंने ड्राइवर चपरासी किए, हमने कहा चलो उस गांव। बोले कि सर वहां तो लोग घुसने नहीं देंगे, वहां बिजली वालों के खिलाफ घेरा पड़ा हुआ है। तो हमने कहा हम लोग बिजली वाले तो है नहीं कि सर वो किसी सरकारी अफसर को नहीं आने देते हैं। तो कोई बात नहीं, जीप रहने दो, हम प्राइवेट कार से चलते हैं, तुम लोग चलो साथ में, सरकारी आदमी के साथ सरकारी स्टाफ होना चाहिए, हम चलते हैं, हम ही ड्राइव करते हैं, चलते हैं। गए, हालांकि बड़ी समस्या हुई, जीप तो चली जाती है खराब सड़कों पर भी, बट कार के जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बट एनीवे पहुंचे वहां, मैंने कहा प्रधान जी का घर कहाँ है? लोगों ने कहा सर क्या काम है? हमने कहा कि कुछ पर्सनल काम है, प्रधान जी का बड़ा नाम सुना है और हम लोग जो है न्यूज़ चैनल से हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं। लोगों ने पहुंचा दिया प्रधान जी के यहाँ। अब प्रधान जी से हमने बात की, भाई हम लोग सेल्स टैक्स वाले हैं, हमारे यहाँ भट्टे वालों को वसूली है और वो करना है, हम लोग बिजली वाले तो है नहीं जो आप लोग घेरा डाले हो, तो हमें थोड़ा झूठ बोल के आना पड़ा। और ये डर भी है कि अब आप पिटवाओ ना कहीं, तो अगर आपने पिटवाने का इंतजाम किया हो तो हम लोग बैठे हैं, आप अपनी मर्जी पूरी कर लीजिए, हम तो आपके शरणागत हैं। प्रधान जी हंसने लगे, कह रहे साहब कैसी बात कर रहे हैं, अब आप घर आए हमारे, आप हमारे अतिथि हैं कि हम आपको पिटवाएंगे? हमने कहा नहीं, आपने किसी सरकारी अफसर को न घुसने देने के लिए प्रण कर रखा है और हम तो घुसाए, तो इसलिए बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? हमने कहा हमारी वसूली इतनी पड़ी, अगर हम वसूल नहीं करेंगे तो तब यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में कहा, हमने कहा फिर तो हमारी तनख्वाह से कटेंगे पैसे। क्या अरे साहब कैसे कटेंगे तनख्वाह से, लिए किसी ने, तनख्वाह आपकी से क्यों कटेंगे? हमने कहा जब हम वसूल नहीं कर पाएंगे तो सरकार तो हमारे से वसूल करेंगे। उन्होंने कहा बुलाते हैं, अभी उन्होंने बुलाया भट्टे वालों को, भैया क्यों नहीं पैसे दे रहे हो, सेल्स टैक्स से जमा क्यों नहीं करा रहे? खैर आगे की बातें कुछ मज़ेदार हैं, फनी सी हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, हंसी मजाक भी होते रहे। लेकिन कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने ही नहीं, उस गांव के जितने बकायेदार थे सबने किस्तें बनवा ली अपनी। सबने कहा कि सर इकट्ठे नहीं दे सकते, हमने कहा हम किस्त बांध देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दो, हम यहाँ तक आए हैं तो हमारी मेहनत सार्थक होनी चाहिए। हम लिख सकते हैं, ये इन राइटिंग लिखने वाली बातें हैं कि हम निगोशिएट कर सकते हैं पब्लिक से, हम उनसे पूछ सकते हैं उनकी तकलीफें क्या है। अब मान लो एक ऑप्शन ये होता कि हम वसूली नहीं हुई तो उनको जेल में डलवा देंगे, बिल्कुल सही है, हमारी अधिकार है, हम जेल में डलवा सकते हैं, अगर वसूली नहीं होगी जेल में डलवा सकते हैं। जब अधिकारियों को नहीं घुसना दे रहे हैं, घेराबंदी की है, पुलिस जाएगी, पीएसी जाएगी, ट्रक भर के जाएगी, पकड़ लाएगी, जाके दमन चक्र चलाएगी, सारा कुछ। तो हम लोग अंग्रेज थोड़ी हैं कि जो हम इस तरह करेंगे, हम प्यार से भी तो बात कर सकते हैं। बात यह है, एक अलीगढ़ में एरिया है बन्ना देवी एरिया, बन्ना देवी एरिया में हमारा ऑफिस हुआ करता था। उस ऑफिस पे एक दिन बहुत सारे लोग आए और आके वो धरना देने लगे, चादर वादर बिछा दी उन्होंने। हमने क्या भाई क्या इरादा है, आज शाम के 4-5 बजे बिछा रहे थे, हमने आज जगराता होना है क्या? तो कहने लगे नहीं सर जगराता नहीं होना, धरना होना है यहाँ। तो हमने कहा फिर नारे वारे हो जाएं कि साहब नारे भी लगेंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं भाई, नारे भी लगेंगे। हमने कहा भाई कि मामला क्या है, क्या बात हो गई? कि सर पुरानी पुरानी बकाया निकाल निकाल के हम लोगों को तंग किया जा रहा है। हमने कहा है तो तुम्हारी पुरानी है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारी, कर्जा माफ तो हुआ नहीं है, व्यापारी का कर्जा कोई सरकार नहीं माफ करती, किसान का भले कर दे, तुम्हारा तो नहीं होने वाला। तो थोड़ी बात हंसी मजाक में चली, मैं ठीक है भाई आप लोग करिए, हम तो जा रहे हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया, हम जा रहे हैं, शाम के टाइम हो गया, आप लोग लगाओ अपना मजमा पूरा, लाउड स्पीकर लगाओ, कुछ भी करो। मन में यह था कि अगर ये कहीं भीड़ उग्र हो जाए तो ये कुछ भी कर सकती है, आग वाग लगाना भी होता है ऐसे में।
तो मॉनिटरिंग भी रखनी थी, तो अपना एक आदमी छोड़ दिया कि भाई कोई गड़बड़ी हो तो बता देना। डीसी ऑफिस था एक्चुअली, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस था, तो ऊपर सूचना भी दे दी गई शासन को कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन हम लोग फिर बाद में रात के 10 बजे फिर आए उनसे बात करने। फिर एक बार रात के 2 बजे फिर चक्कर काटा एक अधिकारी ने, सुबह तक उनका धरना खत्म करा लिया। रात भर बैठे रहे, वो सुबह तक खत्म करा लिया नेगोशिएशन से। तो मूल मुद्दा क्या है कि जनता से जब हमें निपटना हो तो पहला तरीका नेगोशिएशन है। ये नहीं गोली चलवा देंगे, ये नहीं जेल भिजवा देंगे। इन किताबों में ये सब लिखा दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बुक पढ़िए तो थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। आप बड़े आराम से डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अगर ये याद रखेंगे, मेरा सूत्र पहले भी बता चुका हूँ, बार बार दोहराता हूँ जिससे आपको याद बना रहे, और वो सूत्र है कि आप एक ईमानदार, निष्पक्ष, निडर अधिकारी हैं। आपको किसी बात से डर नहीं लगता, बस आपका आंसर सही निकलेगा। आप किसी जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, आपके पास एक महिला आती है, अपने ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होने का दावा करती है। वो कहती है थाने गई थी, वहां शिकायत दर्ज नहीं हुई क्योंकि किसी जाने माने राजनीतिक के दबाव के कारण। ये रोज होता है ये सब, है ना। तो थाना प्रभारी को ये धमकी दी, अगर शिकायत दर्ज की जाती तो उसका स्थानांतरण हो जाएगा। मतलब किसी नेता ने कह रखा था पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से, एसओ से, कि अगर उसने शिकायत दर्ज की तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है कि हम कानून के अनुसार चलेंगे। ये तो हमेशा आपको बता चुके हैं हम कि नियमानुसार चलेंगे, निडर रहेंगे। तो पहली बात तो जो स्थानीय नेता है या जो पॉलिटिशियन, उससे हम डरेंगे नहीं, कोई चिंता नहीं करेंगे। नियम के अनुसार चलेंगे तो शिकायत दर्ज होनी है। जांच करने का काम कौन करेगा? उस महिला का मेडिको लीगल करने का काम अस्पताल का है, तो वो करेगा अपना काम। और अगर जो है उसको शिकायत दर्ज करने का काम है, तो अगर मेरी हैसियत है, ये मैं पुलिस अधिकारी हूं, तो निश्चित रूप से मेरी हैसियत है, मैं जिले का पुलिस अधीक्षक हूं या कलेक्टर हूं या कुछ भी हूं, तो मेरी हैसियत है कि मैं थाने को ऑर्डर कर सकता हूं कि इसकी शिकायत दर्ज की जाए, तो कर ली जाएगी। अब इसमें एक पुछल्ला और बताऊं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, फोर्थ पेपर में तो कम से कम नहीं आते हैं इतने आसान। उसमें लिखा होगा कि आपको कहीं से पता चला है कि ये महिला झूठी शिकायत करती है और ये इसका बिजनेस है कि ये घरेलू हिंसा की शिकायत करके और लोगों को फंसाती है, ससुराल वालों से पैसे ऐंठती है, और पिछली बार ये 3 बार ऐसा कर चुकी है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब अगर ऐसा आ गया, ठीक है, एफआईआर तो तब भी करानी पड़ेगी क्योंकि वो शिकायत कर रही तो करानी पड़ेगी। बट जांच के समय ये जो सूचना हमें मिली है ये कितनी ऑथेंटिक है, पहले हम ये जानकारी करेंगे। ये ऑथेंटिक जानकारी करने के बाद पुलिस को इंस्ट्रक्ट करेंगे उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि इसके खिलाफ ये भी शिकायत मिली है कि ऐसा है, क्या ऐसा तो नहीं है, तो इसकी जांच कर ली जाए। इसके लिए हम इंटेलिजेंस की सहायता भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसी प्रश्न में और भी तरीका हो सकता है कि एक महिला आती है और वो कहती है कि इस तरह से उसे कोई वो चीज़ कहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे उस डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए, मुझे ये काम चाहिए और आप सिफारिश कर दीजिए। तो आप नहीं करेंगे सिफारिश, क्योंकि आप जो है महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, गरीब हो, लाचार हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन कानून के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप उससे विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। अगर वो धमकी देती है, क्वेश्चन एक और प्रकार का, वो धमकी देती है कि वो आपको बदनाम कर देगी, ये करेगी, वो करेगी, कोई बात नहीं, जो उसको करना है वो करे। आई एम ए फियरलेस ऑफिसर, मैं गलती सही राह पे चल रहा हूँ, आई एम ए फियरलेस ऑफिसर, सो दैट हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। इन्हीं तरह से आपको भरमाते हैं क्वेश्चन में, भटकाते हैं, उस भटकने की वजह से आप गलत आंसर दे बैठते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं तो एक आध आइडिया इससे लेकर मैं आपको अपनी तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन। आप एक जगह कलेक्टर हैं, वहां पर एक मेला लगा हुआ है, प्रदेश के उच्चाधिकारियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि कमीशन जो है पहुंचाया जाए। बहुत सीधा सा है कि कोई कमीशन मांग रहा है और दबाव पड़ रहा है अधिकारियों से कि आपको कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन क्यों देना पड़ेगा? कमीशन होता क्या है? अगर हम मान लो 500 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं तो उसमें से 10% 50 करोड़ रुपया कमीशन के तौर पे दें, मान लो जो सरकारी रेट होता है कमीशंस का, तो अगर वो दें, इसके लिए अगर बाध्य किया जाए, नहीं देंगे सिंपली। लेकिन अब समस्या ये है कि नहीं देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मान लो एक ऑप्शन आता है कि आप ऊपर के अधिकारियों को लिखित रूप से सूचित करेंगे, कार्यों का विवरण देंगे, दायित्वों का निर्वहन करेंगे, शेष राशि को शासन से वापस। ये तो पूछे ही नहीं गया। क्वेश्चन तो एक पूछा गया कि आप क्या करेंगे, भाई क्या करेंगे और क्या करेंगे।
एक ही काम करेंगे, कमीशन नहीं देंगे, दैट्स ऑल, दिस इज द करेक्ट आंसर। दुनिया भर का हमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। ये तो वही वाली बात हुई ना कि एक पूछा जा रहा है कि आप जा रहे हैं पहाड़ के रास्ते पर, रास्ता अचानक सकरा हो गया, रास्ता अचानक ऊपर चढ़ रहा है, साए साए हवा चल रही है, अचानक सामने आप देखते हैं तो ऊपर से एकदम लगता है कि बादल एकदम से आ रहा है, बारिश बहुत तेज होने वाली है, अचानक सामने से एक खतरनाक मोड़ आता है, आप क्या करेंगे? एक ही आंसर है, मुड़ जाएंगे और क्या करेंगे? मोड़ पे मुड़ना ही तो है, और क्या करना है? ये सब तो परिस्थितियां होती रहेंगी, इसमें क्या करना है? मोड़ आया तो मुड़ना पहला काम है, अगर सीधे जाएंगे तो गिरेंगे खाई में जाके। तो अब अजीब बात है कि आप फलानी जगह कलेक्टर हैं, आंसर ये दे रखा कि उच्चाधिकारियों को लिखित रूप से अपने कार्यों का विवरण देते हुए दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करते हुए शेष राशि को शासन को वापस। अरे भाई फालतू की बात क्यों? एक ही बात है, कमीशन देने से मना कर देंगे, नहीं देते, बिकॉज आई एम ए ऑनेस्ट एंड फियरलेस ऑफिसर। याद रखो, आपका आंसर सही होगा हमेशा। आपको धमकी मिलती है, माफिया की धमकी मिलती है, आपको पैसा ऑफर किया जा रहा है, आपकी लोग ये भी करते हैं कि तमाम ठेकेदार लोग जो हैं उन्होंने आपकी पत्नी को अपना बहन बना रखा है, और आपकी पत्नी भी उनकी सिफारिश करती है कि भैया का काम जरूर करना है। कुछ नहीं, नथिंग, चिंता मत करिए, ये चिंता मत करिए, घर में रोटी नहीं मिलेगी। यू आर ए फियरलेस ऑफिसर, यू आर एन ऑनेस्ट ऑफिसर। इस बात को पग पग पर याद रखेंगे तो आपका आंसर सही होगा, और इन किताबों के पचड़े में पढ़ेंगे तो आंसर गलत होगा। बहुत गलत आंसर्स देती हैं बुक्स जो है, भगवान जाने ये सीधा सीधा क्यों नहीं सोच पाते। कभी कभी तो इसमें बहुत ज्यादा कोई ऑफिसर बुद्धि नहीं लगानी है, तब भी ऐसा नहीं कर पाते। क्या किया जा सकता है? बड़ा अफसोस होता है कभी कभी देख के, इतना सारा पल्प इकट्ठा किया जा रहा है बाजार में, इतना पल्प इकट्ठा किया जा रहा है। आप एक अधिकारी हैं और रात की गश्त के दौरान आप पाते हैं, निश्चित रूप से पुलिस अधिकारी होंगे, ये तो लिखा ही नहीं। अब आप बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं तो गश्त थोड़ी लगाएंगे रात को, कि आपका लड़का शराब पीकर किसी पार्टी से वापस आ रहा है और वो गाड़ी में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है और उसको क्लियर कट दिखाई दे रहा है तो हैरेसमेंट कर रहा है। आप कैसा व्यवहार करेंगे? क्योंकि वो आपका इकलौता पुत्र है, अरे ठोक के बंद करेंगे उसको। इकलौता पुत्र हुआ करे, बीवी बुरा मानेगी, मान जाएगी, कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। इकलौता पुत्र है तो क्या ठेका ले रखा है हमने उसका? ईमानदार और फियरलेस। फियर किसका? बीवी का। फियर किसका? बच्चे का, क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र है। पहली बात तो ये, मेरा इकलौता पुत्र इतना नालायक, तो धिक्कार है मेरे ऊपर कि अगर इतना नालायक। लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई, बना दिया भाई लोगों ने तो बना ही दिया। अब क्वेश्चन अगर बना दिया तो आंसर भी बहुत सीधा है, फिल्मों में होता रहा वही होना है कि भाई को गिरफ्तार करने के लिए शशि कपूर खड़ा हुआ है, कि वो तो करेगा गिरफ्तार, मानेगा थोड़ी। हुआ करे अमिताभ बच्चन, भले उसके पास माँ है, उसके पास नहीं है तो क्या हुआ, गैरेज तो करेगा करेगा। आंसर बहुत कॉमन सेंस है, ये नंबर तो मुफ्त के लुट रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं आता। किताबें पढ़ के आप भ्रमित होते हैं। एक, भले ही मैं उनको फॉलो नहीं करता, बंगाली बाबू को, अब जो भी है बंगाली बाबू, तो बंगाली बाबू ने एक बात बहुत बढ़िया कही। उन्होंने किताब लिखी है कि नर्सिंग होम में जाकर जिंदा कैसे लौटें। मुझे बड़ी हंसी आती, बहुत सही लगता है ये। यही सोच के तो मैंने उनका डायबिटीज का प्रोग्राम अपनाया, जिसमें मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया एकदम। बिल्कुल चौपट हो गई हेल्थ मेरी इस चक्कर में। लेकिन बहरहाल ये हेडिंग बड़ा अच्छा है कि नर्सिंग होम में भर्ती होने के बाद भी जिंदा वापस कैसे आए। ऐसे ही ये है कि मार्केट की किताबें पढ़ने के बाद आईएएस में सफल कैसे हों, मार्केट की कोचिंग्स को ज्वाइन करने के बाद भी सफल कैसे हों, क्योंकि ये किताबें और ये कोचिंग्स आपको सफल नहीं होने देती, क्योंकि आपको भटकाती। मुख्य बात ये, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। आप किसी निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, आपको सूचना मिलती है किसी राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्हें पैसे बांट रहा है। अरे यार, इतनी कॉमन प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी भाई मेरे, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, जरा अच्छे क्वेश्चन दीजिए आप लोग। कि प्रभावित करने के लिए उन्हें पैसे बांट रहा है, आप क्या करेंगे? अरे करेंगे क्या? उसकी एफआईआर लिखाएंगे, ठोक के बंद करेंगे उसको, जो है क्या करेंगे, और जो है सूचना से अनभिज्ञ रहेंगे और उसको देखेंगे नहीं उसकी तरफ, है ना, उसकी आरती उतारेंगे कि उसके पीछे पीछे लगे चले जाएंगे। क्या यार, बेकार की बात है, ये सब थोड़ी करेंगे। अरे सीधे से कोई भी बता देगा, इसमें कोई प्रशासनिक बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, कि उसके खिलाफ जो है एफआईआर कराएंगे और क्या करेंगे, जो ये कर रहा है। यही सब तो होगा कि आप आयकर विभाग में काम कर रहे हैं, आपको सूचना मिलती है कि नए नोटों का एक जखीरा बंडल पूरा जो है 2-2 हज़ार के नोटों का पूरा जो है जो एक आदमी लिए जा रहा है, और वो आदमी स्थानीय माफिया के एजेंट का आदमी। यही सब तो होता ही है, और क्या होता है। इतने नोट और कौन ले जाएगा? कोई रामलाल थोड़ी ले जाएंगे, वो तो जो है कोई माफिया का आदमी होगा वही ले जाएगा, वो तभी इतने नोट होंगे उसके पास में, और नहीं क्या हमारे पास रखे होंगे क्या? तो आप क्या करेंगे? अरे करें क्या, उसको पकड़ के बंद कर देंगे, छापे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करके बंद करेंगे उसको, जो है
और आजकल अगर नियम है वीडियो बनवाने का तो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, अगर नियम नहीं हो, अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई तो मान्यवर आप नप जाएंगे, किताब में आंसर भले लिखा रहे। अगर नियम नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने का तो आप नहीं करवा सकते। आपको खर्चा कहां से मिला, सरकारी डिपार्टमेंट पूछेगा आपसे कि आपके पास पैसे कहां से आए वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने के। क्या छापेमारी में वीडियो कैमरा लेके आप चलते हैं, आप मोबाइल फोन से बनाते हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर वो सरकारी मोबाइल फोन से वीडियो बना नहीं है तो इसके अतिरिक्त अदालत वीडियोस को मानती है कि नहीं मानती है। अगर नहीं मानती तो आप अननेसेसरी एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रश्न हैं। सिंपल सा आंसर है कि जो गलती करेगा वो पकड़ा जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एनी माफिया और बीवी का भाई और एनीथिंग। चाहे बीवी का भाई हो, चाहे माफिया हो, चाहे बेटा हो सगा, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, रिश्ते नहीं, कानून देखा जाता है। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं लोग एग्जाम में, जो पेपर सेटर हैं इनको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब वो एफआईआर लिखने बदले में पैसा मांग रहा है। सिंपली हमें इस सब की बात के बाद पहले उसकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर वो पैसा मांग रहा है तो एक ही काम करेंगे, भैया एफआईआर पहले, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करो, मुझे इन्फॉर्म करो कि एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई। अगर दर्ज नहीं करता है तो ये तो जांच के बाद पता लगता है कि मांगता कि नहीं। पब्लिक की एक आदत होती, मैं एक बात और बता दूं, पब्लिक की एक आदत होती है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से काम के लिए मना कर दें तो भी वो यही कहते हैं कि पैसे चाह रहे हैं, यही कहते हैं हमेशा। मैंने खूब देखा है कि आप जब उन्हें कानून बताएं और कहें कि ये काम नहीं हो सकता तो फौरन आप पर आरोप लगाते हैं जनता के लोग कि आप पैसे चाह रहे हैं, हमेशा ही कहते हैं। तो इसको हम एकदम होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आप नैतिक दायित्व तो आपका क्या है। नैतिक दायित्व तो सामाजिक दायित्व होता है, दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर नैतिक दायित्व तो कहा जाए तो बात अलग है, तब आप एक सामान्य जन की भांति जो व्यवहार करेंगे वो करेंगे, जो एक कॉमन मैन को करना होता है। कभी कभी आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन तो इसी भरे पड़े हैं कि आप ये हैं और आप वहां जाते हैं, आप ये देखते हैं, ये हैं नंबर 1, आप ये हैं, नंबर 2 आप वहां जाते हैं माने किस डिपार्टमेंट में, नंबर 3 आप ये देखते हैं, और नंबर 4 कि वो जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी वो एक बड़ा माफिया का आदमी, राजनीतिक है, दबाव पड़ रहा है, फलाना ढिमाका, ये सब है। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के, सब में एक ही आंसर है, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, दैट्स ऑल। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपके सब सही हो जाएंगे अगर आप नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप लोगों को नियम पता नहीं होते। इसलिए मैं बीच बीच में वीडियोस में अपने किस्से भी बताता रहता हूं, जिन्हें आप लोग समझो किस्से हैं। ये किस्से नहीं है, ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी को ही किस्सा कहा जा रहा है। ये केस स्टडी है क्योंकि मेरे ऊपर बीती है, मैंने स्वयं वो देखे हैं, प्रशासनिक अनुभव है इतने साल का मुझे, और 1983 सरकारी नौकरी में हूँ और आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, तो भरपूर अनुभव, प्रवर्तन का ही अनुभव सबसे ज्यादा है। प्रवर्तन माने छापेमारी, सबसे ज्यादा अनुभव तो प्रवर्तन का है। तो इसलिए जितने क्वेश्चंस आप देखते हैं ज्यादातर यही होते हैं। ये तमाम एथिकल एस्पेक्ट मेरे सामने आ चुके हैं। तो अगले वीडियोस में जब मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो उसको किस्सा कहानी मत समझिए, आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, और उस पर अमल करिए, आपके आंसर सही हो जाएंगे। याद रखिए, एग्जाम में पेपर सेटर ना प्रधानाचार्य जी हैं, ना किसी कंपनी का डायरेक्टर है, ना कोई भी है। आईएएस अधिकारी हैं और प्रशासनिक अनुभव युक्त अधिकारी हैं, उनको पता है कि कौन से क्वेश्चंस के क्या ऑप्शन दिए जाने हैं। इसलिए जरा बुक से सतर्क रहिए। नर्सिंग होम में जाने के बाद भी जिंदा कैसे बचें, ये बात जरूर ध्यान रखिए। ये बुक्स और बहुत सारी कोचिंग्स उन नर्सिंग होम्स की तरह हैं जो जबरदस्ती आपको जो है वो हार्ट की उसमें आर्टरी में वो स्टेंट डाल के जबरदस्ती एंजियोप्लास्टी कर देने वाले, चाहे कतई जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी ये सब करने वाले लोग हैं। वो चीजें पढ़ाने वाले जो आपको कतई जरूरत नहीं है, ये वो पढ़ाते हैं जो इन्हें पता होती है। ये वो नहीं पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आती है, ये इन्हें जो पता होगा वही पढ़। इसीलिए रीजनिंग मैथ सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली चीज है जो एग्जाम में नहीं आती। आपके एग्जाम में आती तो है, इतनी नहीं आती कि जो आप पास हो जाएं, और कतई मेंस में काम नहीं आती रीजनिंग मैथ्स। इसलिए रीजनिंग मैथ्स के बल पर अगर आप आईएएस करना चाह रहे हैं, प्री एग्जाम पास करना चाह रहे हैं, तो मेंस तो भूल ही जाओ, फिर वो बेकार बात है, छोड़ दो उसको। तो इसलिए आप मेरी बातें ध्यान रखेंगे तो आप सफल होंगे, अंत तक सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।